ये कहानी है जादुई मोची। अरे आज तो कोई मेरी दुकान पर आ ही नहीं रहा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहकर राकेश काफी ज्यादा दुखी बैठा हुआ था। हे भगवान, यह आप मेरी कैसी परीक्षा ले रही हैं। मुझे अपने घर के लिए राशन ले जाना है, कोई ना कोई ग्राहक दे दीजिए ना। ये कहकर राकेश ग्राहक का इंतजार करने लगा, पर वहाँ पर कोई नहीं आया। तभी अचानक वहाँ से एक आदमी भागता हुआ गुजरा और वो एकदम से रुक गया। यह क्या हो गया, मेरी तो चप्पल ही टूट गई। उस आदमी ने अपने अगल बगल देखा तो राकेश की मोची की दुकान थी, जिसे देखकर वो दुकान पर आया और बोला, अरे भैया, मेरी चप्पल टूट गई है, जरा जोड़ दोगे? हाँ हाँ भैया, अभी जोड़ देता हूँ। इसके बाद राकेश चप्पल को जोड़ने लगा, जिस पर आदमी ने कहा, कितने रुपए हो गए भैया? बस भैया 20 रुपए हो गए। क्या 20 नहीं, यह तो बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। अरे भैया, तो आप पहले ही पूछ लेते ना, आपकी चप्पल पूरी टूट गई थी। अरे मैं तो इन्हें फेंकने ही जा रहा था, सोचा एक दो बार और पहन लूंगा। ठीक है भैया, आप 10 रुपए ही दे दीजिए। इसके बाद उस आदमी ने 10 रुपए दिए और वहाँ से चला गया। 10 रुपए देखकर राकेश काफी ज्यादा दुखी हुआ और बोला, अब मैं इन 10 रुपयों का क्या करूं? इनसे तो राशन भी नहीं आएगा। राकेश पूरे दिन ग्राहक का इंतजार करने लगा, पर उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया और शाम को दुकान बंद करके वो घर पर आ गया। जिस पर उसकी माँ विनीता ने राकेश से कहा, अरे बेटा, राशन ले आए हो? नहीं नहीं माँ, राशन तो नहीं ला पाया क्योंकि आज बिक्री ही नहीं हुई। तभी वहाँ पर राकेश का बड़ा भाई अभय आया और अभय ने अपनी माँ विनीता से कहा, माँ, मैं आपको लेने आया हूँ। ये तू क्या कह रहा है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा आप मेरे साथ रहने लगिए, पर आप मानते ही नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अरे माँ, आप देख नहीं रही हैं इस राकेश की हालत कितनी खराब है। मैंने इससे कितना कहा था कि यह पढ़ाई कर ले, पर इसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, जिस वजह से यह आज मौची है। पर बेटा, मैं राकेश को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। नहीं नहीं माँ, आप चली जाइए। अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो दुखी रहेंगी। हाँ हाँ माँ, आप मेरे साथ चलिए, इसके साथ रहने से आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अपने बेटे अभय की बात सुनकर विनीता वहाँ से चली गई, जिस पर राकेश काफी दुखी हुआ। हे भगवान, आज मेरा कैसा समय आ गया है। मेरी माँ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ये कहकर राकेश जोर जोर से रोने लगा। अगली सुबह वो फिर से दुकान पर आया। तभी वहाँ पर वही आदमी आया जो कल चप्पल को जुड़वा कर ले गया था और चप्पल को फेंकते हुए बोला, यह कैसी चप्पल जोड़ी है तुमने? यह तो कल में ही टूट गई। अरे तो मुझे क्या पता आपने क्या किया। अरे इसका मतलब मैंने जानबूझकर चप्पल को तोड़ा है? पर भैया, मैंने तो अच्छी तरह ही जोड़ी थी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी चप्पल को दोबारा जोड़ो और इस बार मैं पैसे नहीं दूंगा। ये आप क्या कह रही हैं? मैं फ्री में आपकी चप्पल नहीं जोड़ूंगा। अरे फ्री में कौन कह रहा है? कल पैसे दिए तो थे। अरे भैया, तो कल आपकी चप्पल भी तो जोड़ दी थी। अगर आपको आज फिर से जुड़वानी है तो पैसे दीजिए। पर आदमी ने पैसे देने से मना कर दिया और बोला, अगर तुम पैसे लोगे तो मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो। आदमी की धमकी सुनकर राकेश काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसने चप्पल को जोड़ दिया, जिसे देखकर आदमी काफी खुश हुआ और वहाँ से चला गया। तभी वहाँ से अभय गुजरा। उसने ये नजारा देखा तो अपने आप से कहा, सही किया मैंने जो माँ को अपने साथ ले आया, वरना मेरी माँ जिंदगी भर इस मोची के साथ रोती रहती। इसके बाद अभय वहाँ से चला गया। वहीं अपने बड़े भाई को देखकर राकेश भी काफी ज्यादा दुखी हुआ। कहने के लिए यह मेरे बड़े भाई हैं, पर मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि मैं एक मोची हूँ। क्या मोची होना कोई पाप है? उस दिन भी राकेश की दुकान पर कोई नहीं आया, क्योंकि कोई भी अब चप्पल को जुड़वाना नहीं चाहता था। अगर चप्पल टूट जाती तो नई ले आते थे, जिस पर राकेश बुरी तरह से टूट गया। लगता है अब किसी को भी मोची की जरूरत नहीं है। इससे बढ़िया है कि मैं दुकान ही बंद कर दूं। ये कहकर राकेश ने दुकान बंद कर दी और वहाँ से जंगल की तरफ चला गया। वो काफी ज्यादा दुखी हुआ था और एक पेड़ के नीचे आकर रोने लगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मोची होने की वजह से
मुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है। ये कहकर राकेश जोर जोर से रोने लगा और फिर उसने कहा, अब मुझे नहीं जीना, इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। ऐसी जीने से बढ़िया तो मेरा मरना ही बेहतर है। ये कहकर इधर उधर नदी को वो देखने लगता है। तभी उसे एक नदी में कुछ दिखाई देता है और उसने कहा, मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे देता हूँ, मुझे अब नहीं जीना है। ये कहकर उसने नदी में छलांग लगा दी, पर अगले ही पल वो हैरान था क्योंकि उसे कुछ भी नहीं हुआ था। अरे मैं डूबा क्यों नहीं? लगता है नदी गहरी नहीं है। हे भगवान, आप क्या चाहते हैं? मैं इसी तरह घुट घुट कर जीऊं? तभी अचानक उसे एक सुनहरी रंग की मछली दिखाई दी, जिसे देखकर वो काफी हैरान हुआ। अरे यह तो एक सुनहरी रंग की मछली है, पर ये यहाँ क्या कर रही है? ये कहकर राकेश ने जैसे ही उस मछली को छुआ, अगले ही पल वो एक परी में बदल गई, जिसे देखकर राकेश काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, अरे यह मछली तो एक परी में बदल गई, ये कैसा चमत्कार है? वही परी काफी ज्यादा खुश हुई और उसने राकेश से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे फिर से पहले जैसा बना दिया। क्या? तो इसका मतलब आप एक परी थी? तो फिर आप मछली में कैसे बदल गईं? मुझे एक साधु ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से मैं एक मछली में बदल गई। पर उन्होंने कहा था, जब कोई भी इंसान सच्चे मन से तुम्हें छुएगा तो तुम उसी पल सही हो जाओगी। तुम एक सच्चे इंसान हो। नहीं नहीं, मैं कोई सच्चा इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक दुखियारा हूँ जो बस दूसरों को भी दुख दे सकता हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम बहुत ही दुखी लग रहे हो। आखिर ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे साथ? मैं एक गरीब मोची हूँ। क्या मोची होना कोई पाप है? नहीं नहीं, किसने कहा कि मोची होना पाप है? अगर मोची होना पाप नहीं है तो फिर मेरे भाई और मेरी माँ मुझसे दूर क्यों हो गए? ये सुनकर परी सोच में पड़ गई और उसने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हें एक जादुई सुई दूंगी जिससे सभी लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्या? जादुई सुई? पर उससे क्या होगा? उससे अगर कोई तुम जूता भी सिलोगे या फिर चप्पल सिलोगे तो वो कभी भी नहीं टूटेगी, और सबसे खास बात, उससे तुम किसी भी प्रकार की जूता चप्पल सिल सकते हो। ये सुनकर राकेश काफी खुश हुआ और तभी परी ने उसे जादुई सुई दी और कहा, अब तुम जाओ और आराम से अपना जीवन गुजारो जाकर। इसके बाद राकेश वहाँ से चला आया। वहाँ से आने के बाद उसने अपने आप से कहा, सबसे पहले मैं अपनी ही चप्पल को सिलकर देखता हूँ, क्योंकि मेरी भी चप्पल टूटी हुई है। ये कहकर जैसे ही राकेश ने अपनी चप्पल को सिला, अगले ही पल वो चप्पल नई चप्पल में बदल गई, जिसे देखकर राकेश काफी हैरान हुआ और बोला, अरे यह तो चमत्कार हो गया, मेरी चप्पल नई कैसे हो गई? इसके बाद राकेश काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, अब तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। हे भगवान, मेरी मदद करना। इसके बाद राकेश अपनी दुकान पर आकर बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आओ आओ जूता चप्पल सिलवा लो आकर, आओ आओ जूता चप्पल सिलवा लो आकर, पुराने जूता चप्पल को नया करवा लो आकर। राकेश की ऐसी बात सुनकर आसपास के लोग काफी ज्यादा हैरान हुए और इसके बाद गांव का विकास राकेश की दुकान पर आया और बोला, अरे भैया, यह तुम क्या चिल्ला रहे हो? पुराने जूता चप्पल सिलवा कर भला नए कैसे हो सकते हैं? अरे नहीं नहीं भैया, हो सकते हैं। अगर तुम मुझसे सिलवाओगे तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं अभी अपने पुराने जूते लेकर आता हूँ, जरा नए करके तो दिखाओ। अगर नए नहीं किए तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ये सुनकर विकास और ज्यादा हैरान हुआ और वो पुराने जूते को उठाकर ले आया और फिर राकेश को देते हुए बोला, लो इन्हें नया सा बना दो। इसके बाद राकेश जादुई सुई की मदद से जूते को सिलने लगा और कुछ ही देर में जूते नए हो गए, जिसे देखकर विकास काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, अरे यह कैसे हो गया? यह तो सच में चमत्कार है। तुमने यह चमत्कार कैसे किया? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, पर आपने मेरी बात ही नहीं मानी। वहीं जब गांव में ये बात फैली तो सभी लोग राकेश से जूता चप्पल सिलवाने लगे, जिससे राकेश काफी ज्यादा खुश हो गया। दूसरी तरफ अभय अपनी माँ के साथ आराम से रह रहा था और अभय ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं गांव के मुखिया की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? मुखिया की बेटी से? ये तुम क्या कह रहे हो? वो भला तुम्हारी शादी अपनी बेटी से क्यों करवाएगा? अरे माँ, मैं भी अमीर हूँ,
अगर आप बात चलाएंगी तो वह जरूर अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा सकता है। एक बार फिर से सोच ले बेटा, कहीं तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए। नहीं नहीं, मेरी नहीं बेइज्जती होगी माँ, आप बात कीजिए ना। ठीक है बेटा, तो मैं कल मुखिया जी के घर पर जाऊंगी। ये सुनकर अभय काफी ज्यादा खुश हो गया। अगली सुबह विनीता मुखिया के घर पर गई। मुखिया ने विनीता को देखा तो कहा, अरे विनीता, तुम यहाँ पर कैसे आना हुआ? अरे मुखिया जी, मैं यहाँ पर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। क्या? अपने बेटे का रिश्ता? कौन से बेटे का रिश्ता? एक तो बेटा तुम्हारा मोची है। नहीं नहीं, उसका नहीं, अभय का लेकर आई हूँ। क्या अभय? यह तो आपका बड़ा बेटा है ना? हाँ हाँ, उसी के लिए लेकर आई हूँ। माफ करना बहन, पर मैं अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी नहीं करूँगा, और अगर करूँगा तो फिर किसी खास इंसान से करूँगा। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मैं कुछ समझी नहीं। खास इंसान? हाँ हाँ, खास इंसान। और वैसे भी जब उसका विवाह होगा आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा मुखिया जी। इसके बाद विनीता वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ अभय अपने घर में काफी ज्यादा खुश बैठा हुआ था। बस कुछ ही देर में माँ आती ही होंगी, शायद मुखिया जी ने हाँ कर दी हो। तभी वहाँ पर विनीता आ गई। अपनी माँ को देखकर अभय काफी खुश हुआ और बोला, माँ, मुखिया जी ने क्या कहा? मुखिया ने मना कर दिया है। क्या मना कर दिया? पर क्यों माँ? उनका कहना है कि वो अपनी बेटी की शादी किसी खास इंसान से कराएंगे। क्या खास इंसान से? पर आखिर वह खास इंसान कौन है? आपने पूछा नहीं? नहीं, मैंने पूछा, पर मुखिया ने मना कर दिया और कहा जब समय आएगा तो पता लग जाएगा। और वैसे भी अभी वो अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहते हैं। ये सुनकर अभय काफी ज्यादा दुखी हुआ और बोला, अरे नहीं, मैंने तो सोचा था मैं मुखिया की बेटी से शादी करूंगा। पर तू मुखिया की बेटी से शादी क्यों करना चाहता है? गांव में और भी तो लड़कियां हैं ना। अरे माँ, आपको पता नहीं है, मुखिया ने अपने करीबी को बताया है जिससे भी वह अपनी बेटी की शादी करेगा उसे मुखिया बनाएगा। ये सुनकर विनीता को सारी बात समझ में आ गई और उसने कहा, अच्छा, तो तू इसलिए मुखिया की बेटी से शादी करना चाहता है? और क्या माँ, मुखिया की बेटी से शादी करने के बाद मेरा नसीब बदल जाएगा और उसकी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर भी है। पर विनीता ने अभय को समझाते हुए कहा, बेटा, लालच करना अच्छी बात नहीं है और वैसे भी मुखिया ने मना कर दिया है। अगर तुम्हें उसकी बेटी से शादी करनी है तो उसके काबिल बनो। क्यों नहीं माँ, मैं मुखिया की बेटी के काबिल जरूर बनूंगा और उसी से शादी करूंगा। इसके बाद अभय वहाँ से चला गया। अभय के जाने के बाद विनीता ने अपने आप से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अभय के दिमाग में कुछ गलत चल रहा है। मुझे अपने बेटे को समझाना पड़ेगा। तभी उसे अपने छोटे बेटे राकेश की भी याद आ गई और उसने कहा, पता नहीं मेरा बेटा राकेश कैसा होगा। मैं तो उसके पास गई भी नहीं। मुझे अपने बेटे से मिल लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मुखिया आराम से बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर उसकी बेटी साक्षी आई और बोली, पिताजी, ये देखिए, मैं नई कांच के सैंडल बनवा कर लाई हूँ, कैसे हैं? जब मुखिया ने कांच के सैंडल देखे तो काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, अरे बेटी, यह तो बहुत महंगे हैं। हाँ हाँ पिताजी, ये बहुत ही महंगे हैं और पता है, इन्हें बनाने में पूरे 1 साल लग गए हैं। अच्छा, तो तुम इसलिए कह रही थी कि तुम मुझे कुछ ऐसा दिखाओगी जिसे देखकर मैं हैरान हो जाऊंगा। हाँ हाँ पिताजी, बताइए ना, ये कैसे है? अरे वाह बेटी, यह तो बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर है। ये सुनकर साक्षी काफी ज्यादा खुश हो गई और इसके बाद उसने उन कांच के सैंडल को पहन लिया और अपने पिता से कहा, अच्छा पिताजी, मैं इन्हें पहनकर बाहर घूमने जा रही हूँ। नहीं नहीं बेटी, अगर यह टूट गए तो? इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे, ये बहुत ही अच्छे कांच के हैं। ये कहकर साक्षी उन्हें लेकर चली गई, जिस पर मुखिया ने अपने आप से कहा, पता नहीं मेरी बेटी किस तरह दूसरों के घर पर रह पाएगी। मैं तो अपनी बेटी के लिए घर जमाई ही ढूंढूंगा। मैं अपनी बेटी को एक भी पल अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकता। अभी मुखिया ये सब कह ही रहा था, तभी वहाँ पर साक्षी रोते हुए आई। साक्षी को रोता हुआ देखकर मुखिया काफी हैरान हुआ और बोला, क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? अभी तो तू बाहर खेलने गई थी। पिताजी, मेरे कांच वाले सैंडल टूट गए हैं। क्या टूट गया? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था इन्हें बाहर मत ले जाओ। पर इतनी जल्दी कैसे टूट सकते हैं? मुझे मेरा सैंडल जुड़वाना है, आप कुछ कीजिए ना। पर बेटी, कांच के सैंडल को कोई कैसे जोड़ सकता है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपना सैंडल जुड़वाना है तो जुड़वाना है।
ये कहकर साक्षी वहाँ से चली जाती है। मुखिया काफी ज्यादा परेशान था, अब वो साक्षी को कैसे मनाए। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने कहा, यह सही मौका है, लगता है भगवान भी यही चाहते हैं। वैसे तो मुझे अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता, पर अब मुझे नहीं करना पड़ेगा। ये कहकर मुखिया ने उस कांच के सैंडल को उठाकर रख लिया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन विनीता ने अभय से कहा, अभय मैं तेरे छोटे भाई की दुकान पर जा रही हूँ, मेरा उससे मिलने का मन हो रहा है। नहीं नहीं माँ, आप उससे मिलने नहीं जाएंगी। मैं नहीं चाहता हूँ किसी को पता लगे, वह मेरा भाई है। ये तुम क्या कह रहे हो? सभी गांव वालों को पता है कि वो तुम्हारा छोटा भाई है। हाँ, फिर भी मैं उस मोची से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि आप उससे मिलने जाएं। देखो, जब तुमने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं हुआ, पर तुम ये चाहते हो कि मैं उससे मिलूं नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो भी मेरा बेटा है, समझे तुम? अब तुम सोच लो। ये सुनकर अभय थोड़ा परेशान हुआ और बोला, ठीक है माँ, पर जल्दी लौट आना। ये सुनकर विनीता काफी ज्यादा खुश हो गई और फिर वो राकेश से मिलने के लिए उसकी दुकान पर गई, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। इतनी भीड़ देखकर विनीता ने अपने आप से कहा, अरे ये राकेश की दुकान पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? आज से पहले तो कभी भी राकेश की दुकान पर इतनी भीड़ ना थी। विनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी विनीता राकेश की दुकान पर गई। राकेश ने जब अपनी माँ को देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ और बोला, माँ, आप यहाँ पर? हाँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। आइए आइए माँ, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? और ये सब कैसे? तुम्हारी दुकान तो पहले बिल्कुल नहीं चलती थी। यह बहुत लंबी कहानी है माँ, मैं आपको आराम से बताऊंगा, पहले आप बैठिए तो। इसके बाद विनीता राकेश की दुकान पर बैठ गई। भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसे देखकर विनीता ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी दुकान अब काफी अच्छी चलने लगी है। हाँ, यह सब भगवान का आशीर्वाद है और जादुई सुई का कमाल है। क्या जादुई सुई? पर तुम्हारे पास जादुई सुई कहाँ से आई? इसके बाद राकेश ने अपनी माँ को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर विनीता काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर अभय ने जिद की, इसलिए मुझे जाना पड़ा। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी बड़े भैया के पास आप रही ही कितने दिन हैं। इसके बाद विनीता काफी देर तक राकेश से बात करती रही और फिर बोली, अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, वरना अभय गुस्सा होगा। हाँ माँ, आप जाइए, पर आते रहना। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप आई। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बेटा। इसके बाद विनीता वहाँ से चली, जिस पर राकेश काफी खुश हुआ और बोला, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस किसी तरह मेरे भाई भी मुझसे बातचीत करने लगे तो कितना अच्छा हो। वहीं दूसरी तरफ मुखिया ने पूरे गांव में ये घोषणा की कि जो भी उसकी बेटी का कांच का सैंडल जोड़ेगा, वो उसी से अपनी बेटी की शादी करेगा और गांव का मुखिया बनेगा। ये जब घोषणा अभय ने सुनी तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, मुखिया क्या पागल हो गया है जो ऐसी घोषणा कर दी है? अब भला कांच के सैंडल को कौन जोड़ पाएगा? मुझे नहीं लगता मुखिया की बेटी की शादी हो पाएगी, वह हमेशा कुंवारी ही रहेगी। अभय काफी ज्यादा परेशान बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर विनीता आ गई। विनीता ने जब अभय को परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ बेटा, तो परेशान क्यों लग रहा है? अरे माँ, आपको पता है मुखिया ने एक अजीब सी घोषणा करवाई है। ऐसा भी क्या कर दिया मुखिया ने जो तू इतना परेशान हो रहा है? अरे माँ, उसने घोषणा कराई है, जो कोई उसकी बेटी का कांच का सैंडल जोड़ेगा, वह अपनी बेटी की शादी उसी से करवाएगा और उसे ही गांव का मुखिया बनाएगा। अब बताओ भला, कांच का सैंडल भी कहीं जुड़ सकता है? ये सुनकर विनीता भी काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, कह तो तू बिल्कुल ठीक रहा है, पर जब मुखिया ने घोषणा कराई है तो कुछ न कुछ सोच कर ही कराई होगी। वैसे अब आप राकेश के पास घुमाई क्या कर रहा था वह गरीब? बेटा, अब वो गरीब नहीं रहा, उसकी दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ रहने लगी है। क्या भीड़ रहने लगी? पर कैसे माँ? ये सब उस जादुई सुई का कमाल है। वो बता रहा था जब से जादुई सुई उसके हाथ लगी है तब से उसकी दुकान चलने लगी है। सभी उसकी दुकान पर लाइन लगाकर जूते सिलवाने के लिए खड़े रहते हैं। ये सुनकर अभय काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने कहा, क्या जादुई सुई? यह आप क्या कह रही हैं माँ? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बेटा, जो मुझे राकेश ने बताया वही मैं तुझे बता रही हूँ।
ये सुनकर राकेश काफी ज्यादा हैरान हो गया और उसने अपने मन में कहा, अगर ऐसी ही बात है तो वह जादुई सुई मुझे चाहिए। अगली सुबह अभय राकेश की दुकान पर गया तो भीड़ देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान था और उसने अपने मन में कहा, इसका मतलब माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। अब मुझे ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा जैसे मैं अब उससे प्यार करने लगा हूँ, तभी मेरा काम बनेगा। ये कहकर अभय राकेश की दुकान पर गया। अपने भाई को देखकर राकेश काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, अरे भैया आप यहाँ पर, आइए आइए, कैसे आना हुआ? अरे मैं तो तुझसे मिलने आया, सोचा तेरे हालचाल ले लूं। और काम कैसा चल रहा है? भैया भगवान की दुआ से काम अच्छा चल रहा है। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे माफ़ कर दे जो मैंने तेरे साथ बुरा व्यवहार किया। नहीं नहीं भैया, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? मुझे बहुत खुशी है। इसके बाद राकेश काफी देर तक बैठकर बातें करता रहा, फिर बोला, अच्छा तो मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, आप आते रहना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद अभय वहाँ से चला जाता है, जिस पर राकेश काफी ज्यादा खुश होता है और फिर वो जूता सिलने के लिए जादुई सुई को देखता है तो वहाँ पर जादुई सुई नहीं थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे मेरी सुई कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी। राकेश ने उसे हर तरफ ढूंढा पर उसे कहीं भी जादुई सुई नहीं मिली, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। अरे नहीं नहीं, यह क्या हो गया? मेरी जादुई सुई कहाँ है? नहीं नहीं, अब मैं क्या करूं? अगर वह किसी के हाथ में लग गई तो पता नहीं क्या हो। वहीं दूसरी तरफ अभय काफी खुश था और सीधा मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया ने जब अभय को देखा तो कहा, अरे तुम यहाँ पर कैसे आना हुआ? आपने कुछ घोषणा करवाई थी। हाँ हाँ, मैंने घोषणा करवाई थी। तो क्या तुम मेरी बेटी का सैंडल सिलने आए हो? तुम्हें पता है वह कांच का है। हाँ हाँ, मुझे पता है। मैं आपकी बेटी का सैंडल सिलने आया हूँ। बताइए वह सैंडल कहाँ है? ये सुनकर मुखिया काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर अकेले में नहीं, सभी गांव वालों के सामने, क्योंकि यह मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है और गांव वालों का भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद मुखिया ने सभी गांव वालों को बुलाया और फिर अभय से कहा, चलो तो अब मेरी बेटी का सैंडल सिलो। ये सुनकर अभय ने वही जादुई सुई निकाली और कांच के सैंडल को पकड़ लिया। साक्षी भी काफी ज्यादा हैरान थी। तभी वहाँ पर राकेश आ गया। राकेश ने जब अभय के हाथ में वो जादुई सुई देखी तो उसे सारी बात समझ में आ गई थी और उसने अपने मन में कहा, अच्छा तो इसका मतलब यही मेरी जादुई सुई चुरा कर ले गए थे। मुझे नहीं पता था मेरे भाई के मन में इतना ज्यादा जहर होगा। तभी वहाँ पर विनीता भी आ गई, क्योंकि उसे पता लग गया था अभय मुखिया की बेटी का सैंडल सिलने जा रहा है। आखिर अभय मुखिया की बेटी का सैंडल कैसे सिलने लगा? वो तो बता रहा था सैंडल कांच का है। वहीं अभय काफी ज्यादा खुश था और उसने जैसे ही सुई का इस्तेमाल करना चाहा, पर सुई चली ही नहीं, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे यह सुई चल क्यों नहीं रही है? आखिर किस तरह राकेश इसे चलाता था? वो काफी ज्यादा परेशान था। वहीं मुखिया ने देखा कि अभय कांच के सैंडल को सिल नहीं पा रहा था, जिसे देखकर मुखिया ने कहा, क्या हुआ अभय? तुम तो कह रहे थे तुम मेरी बेटी का कांच का सैंडल सिल दोगे। हाँ हाँ मुखिया जी, मैं अभी आपकी बेटी का सैंडल सिलता हूँ। हाँ हाँ तो चलो, मैं भी देखता हूँ। अभय ने बहुत कोशिश की पर सैंडल नहीं सिली, जिससे वो काफी परेशान हुआ। तभी राकेश आगे आया और बोला, मुखिया जी एक मौका मुझे दे दीजिए, मैं अभी सैंडल को सिल कर दिखाता हूँ। राकेश को देखकर अभय बुरी तरह से हैरान हुआ, जिस पर मुखिया ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम भी देख लो। इसके बाद राकेश अभय के पास आया और बोला, आप इस सुई को नहीं चला पाएंगे, लाइए इधर। और उसने अभय से जादुई सुई को ले लिया और फिर कांच के सैंडल को सीलने लगा। कुछ ही देर में सैंडल सिल कर तैयार हो गई, जिसे देखकर मुखिया और उसकी बेटी काफी ज्यादा हैरान हुए। वहीं साक्षी काफी खुश हुई और बोली, अरे वाह, मेरा सैंडल तो फिर से नया हो गया, जैसा कि पहले था। तुमने तो कमाल कर दिया। वहीं जब गांव वालों ने ये सब देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गए। अभय भी काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं मुखिया काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, अरे तुमने तो वह काम करके दिखा दिया जिसे कोई भी नहीं कर सकता था। आखिर तुमने यह कैसे किया? ये सब मैंने जादुई सुई की मदद से किया है। क्या जादुई सुई?
पर तुम्हें यह सुई मिली कहाँ पर? नहीं नहीं मुखिया जी, यह सुई मेरी है। राकेश झूठ बोल रहा है। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? और वैसे भी मैं एक मोची हूँ, तो सुई तो मेरे पास ही होनी चाहिए ना। तभी वहाँ विनीता आई और बोली, नहीं मुखिया जी, राकेश की ही सुई है, अभय झूठ बोल रहा है। ये सुनकर अभय काफी हैरान हुआ और बोला, माँ, आप मेरा पक्ष न लेकर राकेश का पक्ष ले रही हैं। क्योंकि राकेश सच कह रहा है, ये जादुई सुई उसी की है, उसने मुझे बताया था। ये सुनकर मुखिया को बहुत तेज गुस्सा आया और बोला, यह सब क्या हो रहा है? आखिर यह जादुई सुई किसकी है? वहीं ये सब देखकर राकेश भी काफी ज्यादा परेशान हो गया और उसने परी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे परी, अब तो आप ही बताइए, तभी इन लोगों को यकीन होगा कि यह जादुई सुई मेरी ही है। राकेश के इतना कहते ही वहाँ पर एक परी प्रकट हुई। परी को देखकर सभी लोग हैरान हो गए और परी ने मुखिया से कहा कि जादुई सुई राकेश की है। मैंने ही इसको ये सुई दी थी क्योंकि राकेश ने मुझे जीवन दान दिया है। ये सुनकर मुखिया समझ गया कि अभय झूठ बोल रहा है। इस पर परी ने कहा, राकेश का भाई, अभय झूठ बोल रहा है और अब मुझे नहीं लगता राकेश तुम्हारी ये सुई किसी काम की है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप इस सुई को ले लीजिए। इसके बाद परी ने जादुई सुई को ले लिया और वहाँ से गायब हो गई। जिस पर मुखिया ने कहा, अभय, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अभय काफी ज्यादा शर्मिंदा था और उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में आकर अंधा हो गया। मैंने सोचा अगर मैंने जादुई सुई को ले लिया तो मैं सैंडल को सिल लूंगा और फिर आप मुझे मुखिया बना देंगे। अच्छा, तो तुमने यह सब मुखिया बनने के लिए किया था? अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी नहीं की, वरना मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। ये सुनकर अभय काफी ज्यादा दुखी हुआ। वहीं मुखिया काफी ज्यादा खुश हुए और उसने राकेश से कहा, आखिरकार मुझे अपने लिए दामाद मिल ही गया और गांव का नया मुखिया भी। राकेश, मैं तुम्हें गांव का नया मुखिया बनाता हूँ। इसी के साथ अपनी बेटी साक्षी की शादी तुम्हारे साथ करता हूँ। ये सुनकर राकेश काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, क्या आप सच कह रहे हैं मुखिया जी? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। वहीं साक्षी भी काफी ज्यादा खुश हो गई। इसके बाद मुखिया ने धूमधाम से राकेश और अपनी बेटी साक्षी की शादी की। शादी हो जाने के बाद मुखिया ने राकेश से कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे घर पर ही घर जमाई बनकर रहो, क्योंकि मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता। ये सुनकर राकेश सोच में पड़ गया और बोला, पर मुखिया जी, जिस तरह आप अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकते, मैं अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता। अरे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तुम अपनी माँ को मेरे घर पर ही रखो। क्या आप सच कह रहे हैं मुखिया जी? मैं अपने बेटे के साथ रह सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप लोग अलग हों। ये सुनकर विनीता भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो लोग आराम से मुखिया के घर पर रहने लगते हैं। अब राकेश गांव का नया मुखिया बन गया था। वहीं अभय अब एक साधारण सा किसान था और फसल करके अपना गुजारा किया करता था। और दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।